So let's read the poem. So the first line of the poem reads, Captain or Colonel or Knight in arms. Captain, Colonel. ठीक है, तो यहाँ कैप्टन और कर्नल, यहाँ हम क्या देखते हैं, एलिट्रेशन है, मतलब किसी चीज़ का, किसी शब्द का बार बार रिपीटेशन है। तो सी जो शब्द है, कर्नल, कॉलोनल, कै साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। और नाइट इन आर्म्स, कैप्टन, कर्नल एंड नाइट्स। नाइट्स का मतलब होता है योद्धा जो किसी के लिए समर्पित होते हैं और बहादुरी का काम करते हैं या फिर युद्ध लड़ने का काम करते हैं। इन आर्म्स, जो लोग सेना में हैं, आर्म्स का मतलब यहाँ सेना से है। तो he is saying, he is addressing these people, colonel, captain or knights, whose chins on these defenseless door may seize. This is a time to work hard and to guard these defenseless doors. अब तुम लोगों का काम ये है कि तुम्हें इन दरवाज़ों को क्या करना है, कि डिफेंसलेस दरवाज़ों को क्या करना है, गार्ड करना है या फिर उनकी सुरक्षा करनी है। बाहर एनिमी है, बाहर दुश्मन है और वो हमला करने वाले हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या करो, इनकी रक्षा करो। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने आपको पहले बता ही दिया है। इफ़ एवर डीड ऑफ ऑनर डिड दी प्लीज। अब इसका हिंदी में ऐसे ट्रांसलेशन देखें तो इफ़ एवर डीड ऑफ ऑनर, बहादुरी का कार्य यदि तुम्हें कभी अच्छा लगा है या फिर तुम्हें बहादुरी की बातें सुन के अच्छी लगती हैं या फिर तुम अपनी ज़िंदगी में कोई बहादुरी का काम करना चाहते हो, देन इट इज़ द एग्जैक्ट टाइम टू गार्ड देम। यही वक्त है तुम्हें अब क्या करना चाहिए, आपके देश के लिए, आपके शहर के लिए मर मिट जाना चाहिए। ये क्या कर रहा है, किसको काम सौंप रहा है, वो कर्नल, कैप्टन और नाइट को, और द सोल्जर्स, उन सोल्जर्स को भी वो काम सौंप रहा है। आफ्टर कोमा द पोएम रीड्स, एंड हिम विद इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स। एंड हिम विद इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स। अब ये यहाँ हिम जो है वो कवि के लिए भी हो सकता है, ये सिटी के लिए भी हो सकता है और फॉर द सिटीजन्स ऑफ द सिटी भी हो सकता है। एंड हिम विद इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स, एंड योर वर्क इज एंड योर असाइनमेंट इज टू प्रोटेक्ट दीज पीपल फ्रॉम हार्म्स। He also include himself in these people. Okay, and now he can requite thee, mean he can repay you। ये और वो तुम्हें इसका भुगतान कर सकता है। इस लाइन का मतलब ये है कि वो उसका भुगतान कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि तुम क्या करो, इस सिटी की रक्षा करो और इसके बदले में ये जो कवि है वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। फॉर ही नोज द चार्म्स दैट कॉल फेम ऑन सच जेंटल एक्स एज दी, एंड ही कैन स्प्रेड दाई नेम ओवर लैंड्स एंड सीज। ये कह रहा है कि तुम इस देश की रक्षा के लिए, इस शहर की रक्षा के लिए या फिर यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी रक्षा के लिए तुम मर मिट जाओ, और इसके बदले में कवि क्या करेगा, वो जानता है कि बहादुरी के जो किस्से हैं वो दूर दूर तक सुनाए जा सकते हैं। और ये काम कौन कर सकता है, एक कवि कर सकता है। और ये काम करके वो तुम्हें इसका बदला चुका भी सकता है कि ये जो जेंटल्स वर्क्स होते हैं, उनकी जो बहादुरी के जो किस्से होते हैं वो दूर दूर तक सुनाए जाते हैं। दैट कॉल फेम ऑन सच जेंटल एक्ट्स एज दीज, एंड ही कैन स्प्रेड, एंड द राइटर एंड ए पोइट कैन स्प्रेड दाई नेम ओवर लैंड्स एंड सीज। और वो कवि है, वो ये काम कर सकता है, वो तुम्हारा नाम जमीन पे और आसमानों में, और वॉट एवर क्लाइम द सन ब्राइट सर्किल वार्म्स, जमीन में, आसमान में, और वहां तक पहुंचा सकता है। क्लाइम का मतलब यहाँ क्लाइमेट से है। द सन ब्राइट सर्किल वार्म्स, वो उस जगह तक तुम्हारी बहादुरी के किस्से पहुंचा सकता है जहां तक सूरज की हर किरण पहुंचती है। लिफ्ट नॉट दाई स्फीयर, यहाँ पॉइंट खत्म हो गया है, अपनी बात खत्म हो चुकी है। अब वो बात कर रहा है, लिफ्ट नॉट दाई स्फीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बोवर। ये कह रहा है, दाई का मतलब यहाँ कह रहा है किसके, दाई का मतलब होता है जो दुश्मन है उसकी बात कर रहा है यहाँ। लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूज बोवर,
म्यूजेस बोर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ यह कह रहा है कि म्यूजेस बोर का मतलब यहाँ होता है किसी विद्या की देवी की पूजा करने वाला, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति जो क्या करता है, विद्वता का काम करता है, जो कविताएं लिखता है, जो गाने लिखता है, या फिर कोई लिटरेरी पर्सन जो होता है उसकी बात कर रहा है। लिफ्ट नॉट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बोर, जो म्यूज होता है, विद्या जो होती है, विद्या के सामने जो झुकता है उसके सामने उसकी तलवार नहीं उठती है, किसी भी दुश्मन की तलवार नहीं उठती है। एज द ग्रेट इमेथियन कंकरर बिड स्पीयर द हाउस ऑफ पिंडारस, जिस तरह से इमेथियन कंकरर का मतलब यहाँ है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने क्या किया था, जब कंकरर बिड स्पीयर टू दोज ऑफ पिंडारस, मतलब ये यहाँ कहना चाहता है कि जब थेब्स नाम का जो शहर था, जब एंशिएंट ग्रीक जो थेब्स शहर था उसको दहाया जा रहा था, या फिर उसको जब लूटा जा रहा था, या फिर उसको जब बर्बाद किया जा रहा था, तब ग्रेट इमेथियन कंकरर, ये है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने कहा था, अपने सैनिकों को ये ऑर्डर दिया था कि पूरा शहर ढह जाना चाहिए, पूरा शहर बर्बाद कर दिया जाना चाहिए, सिवाय किसके घर के, पिंडार्स का जो घर है। पिंडार जो था वो एक बहुत बड़ा पोइट था, तो कहा कि पिंडार का जो घर है उसको छोड़ के सारा का सारा शहर बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जिस तरह से अलेक्जेंडर ने पिंडार के घर को बर्बादी से बचा लिया था, उसी तरह से मुझे भी क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। मैं भी क्या है, कवि अपने बारे में बात कर रहा है कि एक कवि है वो उसके अगेंस्ट किसी भी राजा या फिर किसी भी दुश्मन की तलवार नहीं उठती है, और मुझे जिंदा रख दिया जाएगा या फिर मुझे जिंदा छोड़ दिया जाएगा, और यदि मुझे जिंदा छोड़ दिया जाएगा तो मैं तुम्हारी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैला दूंगा। तुम तो शायद कहीं शहीद हो जाओगे, तुम्हें शहादत मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारी जो किस्से हैं, तुम्हारी बहादुरी की जो कहानियां हैं, तुम्हारे बहादुरी की जो बातें हैं, मैं दूर दूर तक फैला दूंगा। When the temples and towers went to ground, जब बड़े बड़े टावर और टेम्पल्स तोड़े जा रहे थे, तब पिंडार का घर बचा दिया गया था। And he is giving another example, and the repeated air of said Electra's poet. Repeated air का मतलब यहाँ है बार बार जिक्र करना, of said Electra's poet। इलेक्ट्रा का जो कवि राइटर था, इलेक्ट्रा का जो राइटर कौन था, इलेक्ट्रा का राइटर था सोफोक्लीज। तो कहा कि सोफोक्लीज की जो किस्से थे या फिर इलेक्ट्रा से संबंधित जो बातें की जाती थी, द पोइट हैड द पावर टू सेव द एथेनियन वॉल्स फ्रॉम रूइन बेर। जब एथेनिया की वॉल्स गिराई जा रही थी या फिर जब उनको तोड़ा जा रहा था, तब इलेक्ट्रा के जो रिपीटेड एयर का मतलब मैंने बताया कि जो जिक्र था या फिर उसके जो इंटेलेक्चुअलिटी का जो लेवल का जिक्र जो था, उसकी वजह से एथेनियन वॉल्स तो थी, जो ग्रीस की कैपिटल को गिराया जा रहा था, तो वो बर्बाद होने से बचाया गया था। एक छोटा सा किस्सा मैंने कोशिश करी, लेकिन मुझे जहाँ तक मेरे को समझ में आया है वहाँ तक ये है कि जब ग्रीस और स्पार्टन्स के बीच में युद्ध हुआ तो ग्रीस के लोग हार गए और स्पार्टन्स लोगों ने एथेंस को बर्बाद करने की सोची। तब किसी एक व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति था, उसने कहा कि लड़ाई न करने की बजाय हमें लिटरेचर के मामले में या फिर विद्वता के बारे में बात करनी चाहिए। और तब उसने उनके सामने सोफोक्लीज और सोफोक्लीज की जो इलेक्ट्रा है उसके बारे में सोफोक्लीज का जिक्र किया, और वो लोगों ने स्वीकार किया कि ये लोग वाकई लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हैं और विद्वान हैं, और इस आधार पे उन्होंने क्या कर दिया था, एथेंस को माफ़ कर दिया था और एथेंस को बर्बाद होने से बचा लिया गया था। तो ये कविता है जिसमें ये कहना चाहता है, हमारा राइटर जो है वो ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति का काम ये होता है कि वो एक सैनिक का काम ये है कि वो अपने देश की रक्षा करे, और एक राइटर का काम ये होता है कि वो अपने देश की रक्षा करे, लेकिन वो लड़ नहीं सकता,
वो अपने देश की रक्षा किस आधार पे कर सकता है? वो अपने देश की रक्षा कुछ लिख के, कुछ अच्छी चीज़ें लिख के, या फिर जो लोग मर गए हैं, या फिर जो अपना जो कल्चर है, अपनी जो विरासत है, उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लिख के और वो उनको लंबे समय तक जिंदा रख सकता है। तो हम एक इंटरटेक्चुअलिटी यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से शेक्सपियर ने कहा कि मैं अपनी कविताओं में अपने महबूब को क्या करूँगा? ज़िंदा रखूँगा। मतलब कि वक्त के अनुसार सारी चीज़ें ढह जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन यदि मैं अपनी कविताओं में किसी चीज़ को अमर कर देता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ हमेशा से सदियों तक चलती रहेगी। वही वैसी इंटरटेक्चुअलिटी हमें इस टेक्स्ट में देखने को मिल रही है कि राइटर कह रहा है, ये एक मोमेंट या फिर एक सिचुएशन पे कविता लिखी गई है कि जब असोल्ट जब हमले की आशंका थी, तब उसने ये कविता लिखी थी। अपने जो लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए ये कविता लिखी गई थी। सो दिस इज़ द पोएम एंड दैट इज़ ऑल। थैंक यू।